गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, अब हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, जिसका नाम है वैद्युत धारिता। बच्चों, हम इससे पहले 3 चैप्टर पूरे पूरे पढ़ चुके हैं। उन सारी वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिए। बच्चों देखिए, जो चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता, धारिता शब्द का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु किसी चीज को अपने अंदर कितना ग्रहण कर सकती है। आप लोगों ने 11th क्लास में ऊष्मा धारिता को पढ़ा है। ऊष्मा धारिता का मतलब ये होता है कि किसी चालक की जो ऊष्मा धारिता होती है वो उसकी वो क्षमता होती है कि वो ऊष्मा को अपने अंदर कितना इकट्ठा करके रख सकता है। तो वैद्युत धारिता का भी मतलब वही है कि कोई भी चालक कितना आवेश को अपने ऊपर इकट्ठा कर सकता है या अपने में इकट्ठा कर सकता है। वही जो क्षमता है उस चालक की, वही कहलाती है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। बच्चों, वैद्युत धारिता को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उन्हीं में से एक चीज है मुक्त तथा बद्ध आवेश। बच्चों, मुक्त और बद्ध आवेश होता क्या है। देखिए, इसमें लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ अणु से बना होता है तथा प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है, यानी कि जो परमाणु होता है उसके सेंटर में एक धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास गति करेंगे उन पर वैद्युत बल यानी कि जो नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, जिन उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होंगे उन पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल बहुत कम होगा। बच्चों, जिन पर आकर्षण बल बहुत कम होगा उन्हें थोड़ी सी ही ऊर्जा अगर दे दी जाए तो वे इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़कर इधर उधर परमाणु में मुक्त रूप से गति करने लगेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें यही बात लिखी है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास गति करते हैं उन पर वैद्युत बल अधिक लगता है तथा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उन पर नाभिक का वैद्युत बल कम लगता है, जो कि थोड़ी ही ऊर्जा मिलने पर अपनी कक्षा को छोड़कर परमाणु में इधर उधर मुक्त रूप से गति करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा इनसे बद्ध आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूम रहे हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, और उनसे जुड़ा हुआ जो भी आवेश है या कह सकते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का जो भी आवेश है वही मुक्त आवेश कहलाएगा। इन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी चालक में जो धारा होती है, विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बच्चों, इन चालन इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे और नाभिक, उन सभी का जो आवेश होगा उसे हम बद्ध आवेश कहेंगे, क्योंकि वो बंधा हुआ है। ठीक है, मुक्त अवस्था में नहीं है, इसीलिए चालन इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त और नाभिक का जो टोटल आवेश रहेगा उसे ही हम बद्ध आवेश कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें हमें पढ़ना है चालक। तो देखिए, वे पदार्थ जिन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वैद्युत आवेश सुगमता से गतिशील हो जाते हैं चालक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चालक आप लोगों ने पढ़ रखा है, चालक और कुचालक ये दोनों चीज आपने पढ़ रखी है कि जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए वे चालक, और जिनमें आसानी से प्रवाहित ना हो वे कुचालक। कुछ वैसी ही डेफिनेशन इनकी यहाँ पर है। चालक कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, यानी कि जब हम उनके सिरों पर वोल्टेज लगा देंगे, उन्हें बैटरी से जोड़ देंगे, तो उनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश आसानी से बहे, तो वो कहलाते हैं चालक। देखिए बच्चों, जैसे चांदी, तांबा, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम आदि, और जो अचालक होते हैं उन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेशों का कोई प्रभाव नहीं हो पाता, उन्हें हम अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे हीरा, कांच, लकड़ी आदि, ये सब क्या है? ये सब अचालक पदार्थ हैं। अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है इसमें परावैद्युत। देखिए बच्चों, परावैद्युत क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं से होकर वैद्युत आवेशों का प्रवाह नहीं होने देते, यानी कि उनमें खुद में वैद्युत आवेशों का कोई प्रभाव नहीं होएगा, लेकिन परंतु पदार्थ के भीतर आवेशों को एक दूसरे पर स्थिर वैद्युत बल लगाने देते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी आवेश होगा वे एक दूसरे को वैद्युत बल लगाने देंगे लेकिन प्रवाहित नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, प्रवाहित नहीं होंगे लेकिन बल लगाने देंगे।
तो वे पदार्थ कहलाते हैं बच्चों परावैद्युत पदार्थ। ठीक है ना, जैसे कांच, मोम, पानी, वायु, लकड़ी आदि ये सब क्या है, ये सब बच्चों परावैद्युत पदार्थ हैं। देखिए बच्चों फिर नोट पॉइंट लिखा हुआ है एक, कोई भी परावैद्युत पदार्थ मौलिक रूप से विद्युत रोधी ही होता है। यानी कोई भी पदार्थ होगा जो कि विद्युत रोधी हो वो परावैद्युत पदार्थ हो सकता है। ठीक है, या कोई भी परावैद्युत पदार्थ है वो विद्युत रोधी ही होगा, लेकिन किंतु अपने आवेशों के अल्प स्थानीय विस्थापन के कारण ध्रुवित हो सकता है। यानी कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो जाए, विस्थापन का मतलब डीलोकेलाइज्ड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं यानी कि अपनी जगह से थोड़ा सा विस्थापित हो जाएंगे के कारण ध्रुवित हो सकता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़ा सा विस्थापित हो जाए तो उसके कारण वे ध्रुवित हो जाएंगे। अब बच्चों देखिए इसमें है परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। बच्चों देखिए परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, दूसरा है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। देखिए बच्चों अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ में क्या है, जिस अणु में ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र धनावेशों के द्रव्यमान केंद्र के संपाती होता है उन्हें अध्रुवी अणु कहते हैं। अध्रुवी अणुओं से बने परावैद्युत को अध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। बच्चों आप लोगों ने द्रव्यमान केंद्र को 11th क्लास में पढ़ा है कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, किसी निकाय का वह बिंदु जिस पर हम निकाय का समस्त द्रव्यमान आरोपित मान सकते हैं, क्या कहलाएगा, उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो बच्चों एक ऐसा बिंदु जहां हम ऋणावेशों का संपूर्ण द्रव्यमान मान सके वो ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा, और ऐसा बिंदु जहां हम धनावेशों का संपूर्ण द्रव्यमान आरोपित मान सके वो धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। अगर ये एक दूसरे के संपाती होंगे तो वो अणु कहलाएगा अध्रुवी अणु, और उन अणुओं से बने परावैद्युत को बोलेंगे अध्रुवी परावैद्युत। बच्चों देखिए जैसे H2, N2, O2 आदि ये सब सममित रचना वाले अणु हैं, और ये सममित रचना मतलब कि इन्हें आगे से देखो चाहे पीछे से देखो कहीं से देखो ये एक जैसे रहेंगे। ठीक है ना, चाहे पहले हाइड्रोजन को पहला मान लो चाहे दूसरे को पहला मान लो, तो ये सब सममित रचना वाले अणु हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ हैं। अब बच्चों देखिए इसमें आता है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, जिस अणुओं में ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र धनावेशों के द्रव्यमान केंद्र के संपाती नहीं होता है उन्हें हम ध्रुवी अणु कहते हैं, और इन ध्रुवी अणुओं से बने परावैद्युत को ध्रुवी परावैद्युत अणु कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा, वो जो केंद्र है दोनों के जो द्रव्यमान केंद्र है वे एक दूसरे के संपाती नहीं होंगे तो वो ध्रुवी परावैद्युत कहलाएंगे। देखिए बच्चों इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है HCl, H2O, NH3 आदि, ये सब क्या हैं, ये सब ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण हैं। बच्चों इसमें हमने एक नोट पॉइंट आप लोगों को लिखवा रखा है कि ध्रुवी अणुओं में एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यानी कि जो ध्रुवी अणु होते हैं उसमें एक परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण होगा ही होगा, इसलिए ये एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसलिए हमने इसकी एक नई परिभाषा बना के लिखी है कि अतः परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ होंगे वे पदार्थ होंगे जिनके अणुओं में धनावेशों और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती नहीं होंगे। यानी कि जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों के द्रव्यमान केंद्र पर संपाती नहीं होंगे वे कहलाएंगे परावैद्युत पदार्थ, और इनमें जो है बच्चों एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। ठीक है, जैसे H2O, अभ्रक आदि ये सब क्या है, ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।